जय फिलिस्तीन के नारे लगा, इससे हर कोई हैरान है और पार्लियामेंट के अंदर बहुत जमकर हंगामा हुआ। फिलिस्तीन ने भारत को कभी भी कश्मीर मुद्दे पर सपोर्ट नहीं किया। एज अ MP आप उसकी जय जयकार भी करते हैं। क्या ये जनादेश का अपमान नहीं है? जिस जनता जनार्दन ने आपको जिताया, आपको सिर आंखों पे बिठाया और पार्लियामेंट में आपको पहुंचाया, आप उसी जनता जनादेश का अपमान नहीं कर रहे? दोस्तों कि एक तरफ जिस तरह से जय फिलिस्तीन कहा, उस टाइम विपक्ष चुप था। विपक्ष का संविधान बचाओ का जो नारा था वो साइलेंट हो चुका था। लेकिन दूसरी साइड जैसे ही कहा जय हिंदू राष्ट्र, विपक्ष के आँख का नाक सब खुल चुके थे और भारी विरोध की लय जो जय अवधेश की तुलना प्रभु श्री राम से की जा रही है, प्रभु श्री राम के नारे के साथ की जा रही है। बड़ा गजब का संयोग है और ऐसा संयोग से भारतवर्ष के अंदर देखा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम और स्वागत है आप सभी के एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र मंदिर यानी संसद में लगातार सनातन परंपराओं का अपमान किया जा रहा है। लोकतंत्र के मंदिर में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे सनातन परंपराओं के साथ भारतवर्ष के भावनाओं के साथ लगातार खेला जा रहा है। सबसे पहले मुझे बात करनी चाहिए AIMI के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जो हैदराबाद से सांसद है। उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण पूरा करने के बाद जिस तरीके से संसद के अंदर जय फिलिस्तीन के नारे लगा, इससे हर कोई हैरान है और पार्लियामेंट के अंदर बहुत जमकर हंगामा हुआ। अगर हम फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीन एक ऐसा देश है जिसको भारत ने हमेशा जब जब इस देश को सपोर्ट की ज़रूरत हुई, भारत ने हमेशा इसको सपोर्ट किया। यहाँ तक कि भारत पहला नॉन अरेबियन कंट्री है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। बदले में फिलिस्तीन ने क्या किया? जब जब भारत को कश्मीर मुद्दे पर सपोर्ट की ज़रूरत हुई, फिलिस्तीन ने भारत को कभी भी कश्मीर मुद्दे पर सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक कि जब 26/11 में देश पे आक्रमण हुआ था और उसके मुख्य मास्टरमाइंड पाकिस्तान का हाफिज सईद, इसके साथ फिलिस्तीन का एक राजदूत ने बैठक भी की थी, मंच भी साझा की थी। अब आप सोचिए कि फिलिस्तीन में जिस तरीके से हमास के आतंकवादी पैदा हुए और उन्होंने इजराइल पे अटैक किया और जिसके बदले इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है, उसी फिलिस्तीन के नारे के साथ उसी फिलिस्तीन की जय जयकार कौन कर रहा है? वो भी देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के अंदर। ये सोचने वाली बात है कि आखिर किस तरीके से फिलिस्तीन के जय जयकार देश के अंदर किया जा रहा है। तो सोचिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फिलिस्तीन के झंडा उठा के चलने को भी तैयार है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ऑल आइज ऑन राफा करके एक कैंपेनिंग स्टार्ट किया गया था। इस कैंपेनिंग स्टार्ट करने का मेन मोटो क्या था? जिस तरीके से फिलिस्तीन के ऊपर आक्रमण हो रहे, इसके लिए आवाज़ उठाना। लेकिन इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? फिलिस्तीन को भी सोचना चाहिए किस तरीके से हमास के लड़ाकों ने इजराइल के साथ बर्बरता की है, तो उसी के अगेंस्ट इजराइल ने हमास पे आतंकवादी जितने भी है उसको समाप्त करने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के अंदर बैठकर जब आप शपथ पूरा करते हैं और शपथ पूरा करने के बाद किसी एक ऐसे देश के बारे में जय जयकार करते हैं, उसके लिए नारे लगाते हैं जिस देश ने कभी भी भारत को सपोर्ट नहीं किया, जबकि उस देश के प्रति भारत की नीति हमेशा उदारवादी रही है, उसके बाद भी उस देश ने कभी भी भारतवर्ष को सपोर्ट नहीं किया और आप संसद के अंदर एज अ MP आप उसकी जय जयकार भी करते हैं। क्या ये जनादेश का अपमान नहीं है? जिस जनता जनार्दन ने आपको जिताया, आपको सिर आंखों पे बिठाया और पार्लियामेंट में आपको पहुंचाया, आप उसी जनता जनादेश का अपमान नहीं कर रहे क्योंकि आप ऐसे देश का जय जयकार करें जिसने हमेशा भारत को सपोर्ट नहीं किया। और इस मुद्दे पर जब विपक्ष की बात आती है दोस्तों, तो विपक्ष के आँख कान नन सब बंद हो जाते हैं, इनके मुंह पे ताला लग जाता है। ये उस टाइम कुछ नहीं कहते हैं और इस टाइम संविधान बचाओ के जो नारा लगाते हैं वो भी साइलेंट हो जाता है। एक बात और जानना चाहिए कि जिस टाइम बरेली से सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने अपनी शपथ पूरी करने के बाद कहा जय हिंदू राष्ट्र, उस टाइम पर विपक्ष की जो नींद है, कुंभकर्ण की जो नींद है, वो समाप्त हो चुकी थी और इतना हो हल्ला कर रहे थे जैसे मान लो कोई पहाड़ टूट के उनके ऊपर गिर चुका है। इन दोनों पॉइंट को समझने की बात है दोस्तों कि एक तरफ जिस तरह से जय फिलिस्तीन कहा, उस टाइम विपक्ष चुप था, विपक्ष का संविधान बचाओ का जो नारा था वो साइलेंट हो चुका था। लेकिन दूसरी साइड जैसे ही कहा जय हिंदू राष्ट्र, विपक्ष के आँख का नाक सब खुल चुके थे और भारी विरोध की लय जो पैदा हो चुकी। लेकिन दोस्तों, सबसे गजब का संयोग तो तब देखने को मिला है जब विपक्ष के जितने MPs है, जब उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण पूरी की तो उनके हाथ में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान का बुक था। बहुत अच्छी बात है कि उन्हें भारत के संविधान के बारे में चिंता है और भारत के संविधान को बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इनका एजेंडा क्या है फिलहाल कुछ साफ नहीं है।
लेकिन दोस्तों जब भारतीय संविधान की बात आती है तो सारे विपक्ष एक तरफ हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। जिस समय पार्लियामेंट के बाहर सनातन धर्म को लगातार टारगेट किया जाता है, उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग कहते हैं कि सनातन धर्म जो हैजा, डेंगू है, मलेरिया है, इनसे सनातन परंपराओं का जो अपमान किया जाता है, इनसे तुलना की जाती है, उस टाइम संविधान बचाने वाले लोग कहाँ होते हैं। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जिस तरीके से जहरीली शराब पीने से दलित बाहुल्य क्षेत्र में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, उस टाइम दोस्तों संविधान बचाओ के नारा देने वाले कहाँ हैं? वहाँ कहाँ साइलेंट हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं ये लोग? उस टाइम ये दिखाई नहीं देते हैं। और सबसे हैरानी और मज़े की बात तो तब है जब मेरठ के सांसद भारतीय जनता पार्टी के एमपी अरुण गोविल ने अपनी शपथ ग्रहण पूरी की और लास्ट में जब उन्होंने कहा जय श्री राम, तो जैसे जय श्री राम कहा तो ऑपोजिशन में बैठे समाजवादी पार्टी के सांसद और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद वो भी चिल्लाने लगे और लोग उनके समर्थन में जय अवधेश कहने लगे। बड़ा गजब का फॉर्मूला है, गजब का संयोग है कि जैसे अगर हम जय श्री राम को ले तो उसी के ऑपोजिट बोला गया है जय अवधेश। देख सकते हैं मानसिकता कैसी है कि जय अवधेश की तुलना प्रभु श्री राम से की जा रही है, प्रभु श्री राम के नारे के साथ की जा रही है। बड़ा गजब का संयोग है और ऐसा संयोग से भारतवर्ष के अंदर देखा जा सकता है, वो भी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के अंदर। क्या आपने कभी देखा होगा किसी दूसरे धर्म विशेष के खिलाफ इस तरीके से बातें हो, इस तरीके से टिप्पणी हो और उसको किसी दूसरे लोगों के साथ कंपैरिजन किया जाए? ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन सारी चीज़ें पॉसिबल है। सनातन परंपराओं को, सनातन धर्म को किस तरीके से आप टारगेट कर सकते हैं, उन्हें आघात लगा सकते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हम जितने भी टारगेट कर लें इनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होने वाली, इसलिए ये लोग बार बार सनातन परंपराओं के भावना के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। विपक्ष के हर कोई नेता की हमेशा कोशिश ये होती है कि किस तरीके से पार्लियामेंट के सेशन के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर कहीं भी देश के किसी भी कोने के हिस्से में वो सनातन परंपराओं का लगातार विरोध करते रहे। फिलहाल इस विरोध में एक और नाम जुड़ गया समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी का, जिन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट के अंदर जो सिंबल लगा हुआ है उसे हटा देना चाहिए और उसके जगह भारत के संविधान को लगा देना चाहिए, क्योंकि ये राजतंत्र का प्रतीक है। अब दोस्तों सोचिए, जिस सिंबल को लगाने के लिए जब ये पार्लियामेंट के जो नया सेशन था, नया जो बिल्डिंग था, इसको जब उद्घाटन किया, कितने हर्षोल्लास के साथ ऋषि मुनियों के साथ इसको उद्घाटन किया गया, सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया, वहाँ पे उसको उद्घाटन किया गया, सिंबल को लगाया गया। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है कि सिंबल को हटा देना चाहिए। अभी 234-235 के आसपास विपक्ष है, तो सोचिए इन्होंने अपनी कार्रवाई किस तरीके से स्टार्ट कर दी है कि सिंबल को हटा देना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने फिलहाल अपना नया एक एजेंडा बनाया जो पीडीए के फॉर्म पे चल रही है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस कॉन्सेप्ट को लेकर समाजवादी पार्टी ने बहुत ज़्यादा सीटें हासिल कर ली, तो इसलिए ये फिलहाल अभी 7वें आसमान पे। सोचिए, जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं और लंबे समय से यूपी के राजनीति में एक्टिव है, क्या दिया होगा इन लोगों को लगातार, लेकिन फिलहाल ये इसी मुद्दे पर राजनीति करते हैं, लोग उसको बढ़ चढ़ के वोट भी करते हैं। तो जनता जनार्दन को समझना चाहिए कि अगर एक ही कॉन्सेप्ट में अगर राजनीति होती है तो ये बदले में जनता को क्या दे रही है और जनता के भावनाओं के साथ क्यों खेला जा रहा है, खासकर सनातन परंपराओं के साथ क्यों खेला जा रहा है। जिस तरीके से सिंबल को लेकर बात हो रही है, ये फिलहाल चिंता का विषय है और सत्ता पक्ष को समझना चाहिए और साथ ही दूसरे जो लोग हैं उनको इनके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि ये जब जब मौका मिलते हैं तो ये सनातन पर लगातार वार करते नजर आते हैं। संविधान बचाओ, भारत बचाओ के नारे के साथ जो लोग सत्ता में वापसी करना चाह रहे थे, फिलहाल वो वापसी नहीं हो पाई, लेकिन जितनी भी उनको सीटें मिली है, इस सीट के आसपास अगर आप देखेंगे जिस तरीके से संसद के अंदर सनातन परंपराओं के साथ खेला जा रहा है, जिस तरीके से जय फिलिस्तीन के नारे लगाए जा रहा है, सिंबल पे बात हो रही है, जिस तरीके से जय अवधेश के नारे लगाए जा रहा है, आप समझ लीजिए कि ऐसे लोगों का रंग और रूप क्या है। इतनी सीटों में इस तरीके से बातें उभर कर सामने आ गई। जरा सोचिए, अगर इनको बहुमत मिल जाता तो किस तरीके की बातें होती, किस तरीके की हरकतें आपको पार्लियामेंट के सेशन के अंदर देखने को मिल जाता। श्री गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश के महाराज ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि हिंदुओं को एक साथ संगठित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनको एक साथ संगठित करना का मतलब है तराजू पर इनको तोलने के बराबर है। तो दोस्तों, अब सभी को समझना चाहिए कि जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं, उसके बाद वो बाहर खुलेआम घूमते हैं और जिस तरीके से ये कहते हैं कि मैंने कोई भी गलत नहीं किया, संविधान के आधार पे किया, तो भारतीय संविधान कितना हक देता है कि आप किसी दूसरे देश का पार्लियामेंट के अंदर आप नारे लगा सकते हैं, वो भी वो कंट्री जिन्होंने कभी भी भारत को सपोर्ट नहीं की है। तो जितने लोग हैं, आप सभी को समझना चाहिए कि अगर हम सनातन परंपरा के साथ खेलेंगे तो ये हमारे हितों पे नहीं है और भारतवर्ष के भावनाओं के साथ बिल्कुल भी नहीं है।
दोस्तों इस वीडियो पे जस्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर सनातन परंपराओं के साथ खेला जा रहा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब फैसला आपके हक में है कि आने वाले समय में आप क्या विचार करते हैं, आने वाले टाइम पे आप किसके साथ होते हैं। अगर ऐसी चीज़ें जय फिलिस्तीन के नारे देश के अंदर, वो भी संसद के अंदर लगते रहें तो आने वाला समय कितना कठिन हो सकता है ये आप बहुत अच्छे से जान लीजिए। अब दोस्तों समय हो गया है, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कमेंट्स ना भूलें और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।